हीर मासूमियत से बोली, कभी तो सुधर जाया करो, हमेशा जो मैं कहती हूँ तुम उससे अलग ही करते हो। हीर की नाराजगी देख देव उसको गोद में उठाते हुए बोला, अब अगर तुम्हारी इस छोटी सी जुबान से कुछ भी निकला तो बहुत पिटोगी तुम। देव की बात पे हीर बनावटी नाराजगी से बोली, ओहो देखो तो कैसे अपनी क्यूट सी बीवी को मारने की बात कर रहा है। हीर की नाराजगी पे देव ने उसके गाल हल्के से खींच लिए थे, जिससे हीर ने और ज्यादा मुंह फूला लिया था। हीर ना समझी से देव को देखते हुए बोली, वैसे तुमने मुझे गोद में क्यों उठाया है। हीर की बात पे देव उसको फिर से बेड पे बैठाते हुए बोला, क्योंकि तुम बैठी बैठी थक गई थी इसलिए तुम्हें थोड़ा सा घुमा दिया, अब मत कहना तुम्हें बेड से उठना है। देव की बातों पे हीर ने अपने सर पीट लिया और अजीब नजरों से उसको देखते हुए बोली, चालाकी तो बहुत है तुम पे मिस्टर देव सिंघानिया। हीर की बात पे देव उसके गले को चूमते हुए बोला, आपसे ही तो सीखी है मिसेस देव सिंघानिया। ये कह के देव अपना लैपटॉप उठा के बोला, मैं अभी आता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, तुम्हारी प्यारी चाची अभी आएंगी, बिना किसी बात के जो वो करे उन्हें करने देना। अगर तुमने ज्यादा दरियादिली दिखाने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दे हीर को वार्न करके चला गया था। वही हीर देव की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। अभी थोड़ी देर हुई थी जब किसी ने दरवाजा नॉक करा था। हीर ने धीरे से अंदर आने को बोला तो कोई धीरे धीरे कदमों से चल अंदर आ रहा था। हीर हैरानी से बोली, चाची। सरला अपने चेहरे पे नकली मुस्कान सजाए हीर के बराबर में आके बैठ गई थी। सरला के हाथ में एक बाउल था जिसमें तेल था। हीर को झटके लग रहे थे। हीर हैरानी से बोली, चाची आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं। हीर की आवाज पे सरला होश में आई थी, क्योंकि सरला लगातार हीर के कमरे को घूर के देख रही थी। इतना खूबसूरत कमरा शायद ही उसने कहीं देखा था। कमरे में बालकनी से ठंडी हवा कमरे की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। सरला दिल ही दिल में हीर को कोसते हुए बोली, वाह हीर, तेरी किस्मत कैसे महलों में राज कर रही है। अनाथ को हमने अपने घर में जगह दी, अगर उस दिन में उसको अपने घर ना रखती तो आज ये सब नहीं होता। असल में तो इन सब पे मेरा हक होना चाहिए, मेरी रिया का हक होना चाहिए। सरला ने जलती आंखों से हीर के कमरे को घुरा, लेकिन फिर खुद से खुद का जवाब देते हुए बोली, कैसे मैं अपनी रिया को इस घर की बहू बनाऊंगी, क्योंकि वो देव और उसकी माँ तो मेरे सर पे किसी शेर की तरह बैठ गए, ना जाने कब झपट पड़ेंगे। कुछ तो ऐसा सोचना होगा जिससे ये हीर इस घर से हमेशा के लिए दफा हो जाए। सरला खुद से ही बातें कर रही थी, तभी हीर चिल्लाते हुए बोली, चाची अगर खुद से बातें कर ली हो तो मेरी बात का जवाब भी दे दो। हीर की बात पे सरला जल्दी से बोला, वो हाँ हीर बेटा, मैं तो बस देख रही थी, तुमने बालकनी का दरवाजा खुला छोड़ दिया, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही, लाओ मैं जरा बंद कर देती हूँ। सरला को जाते देख हीर जल्दी से बोली, नहीं चाची रहने दीजिए, मुझे दरवाज़ा बंद करने से घुटन होती है। अगर आप दरवाज़ा बंद कर देगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हीर की बात पे सरला बुरा सा मुंह बना के उसके पास ही बैठ गई थी। सरला अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, लाओ बेटा जरा अपना पैर दिखाओ, तुम्हारे पति का सख्त हुक्म है, वो चाहता है मैं तुम्हारी सेवा करूं। सरला के बात करने के ढंग से ही उसकी नफरत जाहिर हो रही थी। जैसे सरला कहना चाहती हो, मैं यहाँ आई सिर्फ तुम्हारे पति की मर्जी हूँ, वरना तुम मरती हुई मैं तब भी तुम्हारी सेवा ना करूँ। हीर सरला को घूरते हुए बोली, तो चाची देव ने कौन सा आपको जहर दे दिया। हीर की बात पे सरला ने हीर को गुस्से से घूरा था, लेकिन तभी हीर मुस्कुराते हुए बोली, वो मेरा मतलब था चाची, अब देव तो जानता है मेरे मायके से यहाँ कोई नहीं है, और आपको देख के लगता है जैसे आप ही मेरी अपनी हैं, इसलिए देव ने आपको बोला, वरना यहाँ बहुत सारे सर्वेंट हैं, वो किसी से भी बोल सकता था। हीर ने मुस्कुराते हुए कहा तो सरला भी झूठी मुस्कान के साथ उसको घूरने लगी। हीर धीरे से बोली, वैसे चाची आप
इतने हल्के हाथों से मसाज कर रही हो, मुझे कुछ महसूस भी नहीं हो रहा है। मेरा मतलब है, अगर आप थोड़ा और अच्छे से मसाज करें तो अच्छा लगेगा। हीर अपनी मुस्कान दबाते हुए बोली तो सरला तेज तेज हाथों से मसाज करने लगी थी, लेकिन तभी रिया जल्दी से हीर के बराबर में आते हुए बोली, माँ आप जाइए, मैंने हीर के लिए अपने हाथों से सूप बनाया है, बहुत हेल्दी है, तुम पियोगी ना हीर। रिया ने मासूमियत से हीर को देखा तो हीर ने भी पलके झपका के हाँ कर दिया था। सरला गुस्से से दोनों को घूरते हुए चली गई थी। वही रिया हीर के बराबर में बैठ के जैसे ही चम्मच हीर की तरफ बढ़ाने लगी, तभी हीर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे इतनी भी क्या जल्दी, मेरी प्यारी सी बहन ने आज मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया है, जो कभी खुद से एक गिलास पानी भी नहीं पीती, आज उसने अपनी दुश्मन, मेरा मतलब है अपनी बहन के लिए सूप बनाया है, तो मैंने सोचा पहले एक चम्मच तुम्हारे मुंह में जानी चाहिए। हीर की बात पे रिया के होश उड़ गए थे। रिया जल्दी से बोली, नहीं हीर, मैं भला कैसे पी सकती हूँ, ये तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया ना। अब देखो, अगर तुम इसको नहीं पियोगी तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ नहीं करा। प्लीज हीर, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो और मेरी माफी के लिए ये सूप तुम्हारे लिए बना के लाई हूँ। हीर ने रिया की बात पे हीर ने सूप उसके हाथों से लिया और चम्मच रिया की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अरे मेरी बहन, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी? तुम तो मेरी प्यारी बहन हो ना, तो चलो मुंह खोलो, ये सूप तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और उसके बदले में तुम्हें ये सूप पिला रही हूँ, अब मुंह खोलो। हीर की बात पे रिया ने जबरदस्ती अपना मुंह खोला और जबरदस्ती सूप से भरा चम्मच अपने मुंह में ले लिया। हीर के चेहरे पे एक खूबसूरत सी स्माइल आ गई और हीर सूप के बाउल को साइड में रखते हुए बोली, ये हुई ना बहनों वाली बात, चलो अच्छा मैं जरूर तुम्हारा सूप पीऊंगी, फिलहाल तो मैं सोना चाहती हूँ। हीर की बात पे रिया ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया, क्योंकि रिया अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, उसका दिमाग खराब हो गया था। रिया ने एक नज़र हीर को देखा और बस मुस्कुरा के हीर के कमरे से बाहर आ गई, लेकिन बाहर आते ही रिया का चेहरा ही बदल गया था। रिया की आंखों से भर भर के पानी बह रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था। रिया पागलों की तरह पानी ढूंढ रही थी। अचानक ही उसको सामने एक पेड़ के पास पानी रखा दिखाई दिया, जो कि शायद पेड़ों में पानी देने के लिए रखा गया था। रिया के जल्दी से वो पानी अपने मुंह से लगा लिया और जल्दी जल्दी पानी पीने लगी, लेकिन तभी उसको किसी की आवाज सुनाई पड़ी। रिया ने जैसे पीछे देखा तो देव उसको ही घूर रहा था। देव अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम्हें ग्लास से पानी पीने की आदत नहीं क्या? देव की बात पे रिया जल्दी से बोली, वो देव में तो बस पेड़ों में पानी दे रही थी, लेकिन पानी को देख के मुझे प्यास लगी और मैं इसमें से पानी पीने लगी। रिया के जवाब पे देव हैरानी से उसको देखने लगा, जैसे किसी पागल को देख रहा हो, और फिलहाल रिया पागलों की तरह ही बिहेव कर रही थी। रिया ने देव को देखा और जल्दी से उसके साइड से निकल के चली गई। देव को कुछ अजीब लगा था। देव सीधा अपने कमरे में गया तो सामने का नजारा देख के उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। देव ने सामने देखा तो हीर जोर जोर से हंस रही थी। देव अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या हो रहा है यहाँ? देव की आवाज पे हीर एकदम चुप हो गई थी, लेकिन देव गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधे को पकड़ के अपनी ओर खींचते हुए बोला, क्या आप मुझे बताना पसंद करेगी, आपको इतनी हंसी किस बात पे आ रही है? देव की आवाज पे हीर मासूमियत से बोली, वो मैं मुझे नहीं पता ना देव। हीर की बात पे देव अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, ओहरेली। देव की जांचती नजरें महसूस करके हीर जल्दी से बोली, वो मैं कह रही थी कि मुझे पता तो है, पर तुम ऐसे मुझे देखना बंद करो और पहले मेरे पास बैठो, तभी तो बताऊंगी ना। हीर की बात पे देव एक सेकंड में उसके बराबर में बैठते हुए बोला, कम ऑन टेल मी। देव की बात पे हीर धीरे से बोली, वो क्या है ना देव? रिया मेरे लिए सूप लेके आई थी, हाँ तो
देव हीर के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला तो हीर फिर से अपने चेहरे पे दुनिया जहां की मासूमियत सजा के बोली तो बस मैंने वो सूप उसको ही पिला दिया। हीर धीरे से बोली तो देव ने उसको खींच के अपनी गोद में बैठा लिया था। देव धीरे से बोला उसने क्या मिलाया था सूप में? देव की आवाज पे हीर धीरे से बोली देव मैंने उसके किए की सजा उसको दे दी है। प्लीज देव मैंने उसके किए की सजा उसको दे दी है, अब बेवजह का तमाशा मत करो प्लीज देव। देव गहरी आंखों से हीर को देखते हुए बोला हीर तुम मुझे ये बताओगी उसने क्या मिलाया था इसमें? हीर धीरे से बोली वो उसने शायद मिर्च मिलाई थी क्योंकि तभी वो पागलों की तरह आंखों में आंसू लिए घूम रही थी। देव जांचती नजरों से हीर को देखते हुए बोला और उसके बाद तुमने वो सूप उसको पिला दिया, सही कहा ना मैंने? देव की बात पे हीर ने धीरे से हाँ में सर हिलाया तो देव उसके सर पे अपने होंठ रखते हुए बोला डेट्स माय गर्ल, ऐसे ही खुद के लिए जीना सीखो, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। हीर मुस्कुराते हुए बोला हाँ इसलिए मैंने आज खुद के लिए स्टैंड लिया, पर मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। हीर की बात पे देव उसको बिस्तर पे ढेक लेते हुए बोला और ऐसा क्यों होगा तुम मुझे बताओगी? मैं भला अपनी बीवी से नाराज क्यों हो जाऊंगा? ये कहते हुए देव लगातार हीर की गर्दन पे बाइट कर रहा था और हीर की सांसें तेज हो रही थी। हीर चिल्लाते हुए बोली तुम घर इसलिए रुके हो ताकि तुम मेरी केयर कर सको और मेरी सेवा कर सको, लेकिन तुम में तो रोमांस का कीड़ा बैठा हुआ है। हीर नाराजगी से देव को खुद से दूर करते हुए बोली तो देव फिर से उसके सीने पे अपना चेहरा रगड़ते हुए बोला तो मैं अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूं और तुम्हें पता है डॉक्टर ने कहा है रोमांस करने से तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। देव की बात पे हीर उसको घूरते हुए बोली ओ अच्छा सच में ऐसा भी होता है क्या? हीर की बात पे देव फिर से उसके सीने पे किस करने लगा था और हीर गहरी होती सांसों से उसको हटा रही थी और फिर जब हीर से बर्दाश्त नहीं हुआ तब जाके हीर ने उसको खुद से दूर करा और गुस्से से बोली ये तुम्हारा डॉक्टर कौन सी डिग्री लेके आया है जो टांग टूटने पे रोमांस करा रहा है? हीर की बात पे देव उसके गालों को छूते हुए बोला तो मेरी जान अब समझने लगी है रोमांस किसको कहते हैं। देव की बात पे हीर शर्म से अपना चेहरा तकिया में घुसाती बोली देव तुम मुझे तंग कर रहे हो। हीर का लाल गुलाब चेहरा देख के और उसकी बातें सुन के देव उसको पकड़ के अपनी तरफ करते हुए बोला तुम्हारा ये शर्माना मेरी कमजोरी है और अब तुम मुझे कमजोर कर चुकी हो, इसलिए अब मुझे शांत करो। देव की बात समझते हुए हीर नामे गर्दन हिलाते हुए बोली मेरी चोट। देव धीरे से उसके पैर को चूमते हुए बोला कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पे, बस मेरी आंखों में देखती रहना। देव की बात पे हीर ने हाँ में सर हिलाया तो देव फिर से धीरे धीरे उसके होंठों से होते हुए नीचे की तरफ आने लगा था और फिर देव ने धीरे से हीर की ड्रेस को सरका दिया और थोड़ी ही देर में हीर के कपड़े नीचे पड़े हुए थे। वही देव पागलों की तरह हीर के जिस्म के हर एक अंग को तराश रहा था। हीर देव की बाहों में पिघलती जा रही थी और फिर देव धीरे से हीर के चेहरे के पास आया और उसके होंठों को चूमते हुए बोला अपने हाथ मेरे ऊपर रखो। देव की बात पे हीर मासूमियत से बोली पर क्यों? हीर की बात पे देव ने कुछ नहीं कहा और उसके हाथों को अपनी कमर पे रख लिया और फिर जैसे ही देव ने आगे का मूवमेंट किया तभी अचानक हीर की आंखें बंद हो गई और उसके नाखून देव की कमर में गड़ गए। हीर की हल्की सी चीख उसके होंठों में दब के रह गई थी जब देव ने उसके होंठों को अपनी कैद में लिया। हीर और देव फिर से अपनी प्यार की दुनिया में खो चुके थे जहां देव का हर एक कदम हीर को पागल कर रहा था। वही दूसरी तरफ अनीता जी हॉल में बैठी थी और सरला लगातार उनको घूर रही थी। अनीता जी सब्जी काटते हुए बोली क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हैं सरला जी? आप कोई काम है तो कह दीजिए, वैसे भी आपका यूं घूरना कुछ ना कुछ खतरे का संकेत होता है। अनीता जी की बात पे सरला जल्दी से बोली अरे
नहीं नहीं, मैं तो कह रही थी जब इतने सारे काम करने वाले मौजूद हैं तो फिर आपकी क्या जरूरत सरला को बहाना बनाते देख अनीता जी मुस्कुरा के बोली, बात तो आप कुछ और कहना चाहती हैं सरला जी, लेकिन कोई बात नहीं इसका कि जवाब सुन लीजिए। सही कहा, इतने सारे लोग हैं तो मेरी क्या जरूरत, लेकिन शायद आप एक बात नहीं जानती, भले ही कितनी काम करने वालों की फौज घर में मौजूद क्यों ना हो, लेकिन जो मज़ा खुद के हाथ से बना के खाने में आता है वो किसी और से करा के नहीं आता। इसलिए मैं हफ्ते में एक बार खुद ही सबके लिए खाना बनाती हूँ। और मैं क्या, मेरी हीर भी ऐसा ही करती है देव के लिए, तो वो अपने हाथों से खाना बनाती है। वैसे फिलहाल मैं हीर के लिए ही वेज सूप बना रही हूँ। अनीता जी की बात पे सरला चिढ़ते हुए बोली, एक बात पूछो, पूरा लेक्चर सुना देती है। सरला को कुछ सोचता देख अनीता जी उसको टोकते हुए बोली, नहीं लेक्चर नहीं सरला जी, सही बात बताती हूँ जो इतनी बड़े होके भी आपको समझ नहीं आती। अनीता जी की बात पे सरला हैरानी से बोली, क्या? अनीता जी उठते हुए बोली, वही जो आपने सुना। ये कहते हुए अनीता जी किचन की तरफ चली गई थी और सरला इस सोच में गुम थी, आखिर अनीता जी ने क्या कहा है। सरला अपना सर झटकते हुए बोली, जल्द ही इन सास बहू का परमानेंट इलाज करना पड़ेगा, वरना ये मेरी जिंदगी जरूर खराब कर देंगी और मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है। ये कहते हुए सरला मुस्कुराती हुई चली गई थी। दिन अपनी रफ्तार पकड़ के बढ़ रहे थे। सरला और रिया की हर चाल देव हमेशा उल्टी कर देता था, यहाँ तक कि अनीता जी भी बहुत अच्छे से सबको सबक सिखाती थी। वही हीर का पैर भी ठीक हो गया था। हीर का ज्यादा से ज्यादा वक्त अब देव के साथ गुजरने लगा था। एक तरह इस परिवार में सब ठीक था, लेकिन सरला और रा को चैन नहीं थी। वो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढती थी जिससे हीर को तकलीफ हो, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनकी चाल उल्टी पड़ रही थी। आज का दिन अनीता जी के लिए बहुत खास था, क्योंकि आज मिस्टर सिंघानिया काफी दिन बाद घर लौट रहे थे। दोनों सास बहू अपने अपने में गुम काम में लगी हुई थी और दोनों का ध्यान आज सरला और रिया पे नहीं था। हीर मीठा बनाते हुए बोली, आपको क्या लगता है माँ चाची कहाँ गई होगी? अनीता जी कुछ सोचते हुए बोली, यही कही होगी, तुम टेंशन मत लो। अच्छा ये बताओ क्या बना रही हो? अनीता जी की बात पे हीर जल्दी से बोली, कुछ नहीं माँ, खीर बना रही थी, देव को भी पसंद है। वैसे अगर आज मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मना तो नहीं करेंगी? हीर मासूमियत से बोली तो अनीता जी ने हाँ में सर हिला दिया। हीर ने गैस की आंच धीमी करी और अनीता जी का हाथ पकड़ के बाहर लगे सोफे पे आके बैठ गई। अनीता जी हैरानी से बोली, ऐसी क्या बात है बेटा जो तुम मुझे बाहर लेके आ गई? हीर धीरे से बोली, देखिए माँ, मैं आप पे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी, ये जिंदगी आपकी है, लेकिन एक बेटी होने के हक से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, जब आप जानती थी चाची कैसी औरत हैं तो इन सब के बाद भी आपने उन्हें यहाँ आने की इजाजत क्यों दी? हीर की बात पे अनीता जी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा कुछ राज अगर राज ही रह जाएं तो अच्छा होता है, वरना ये दिल बुरी तरह तोड़ देते हैं, समझ रही हो? हीर धीरे से बोली, अगर कुछ बातें अपनों से ना बताई जाएं तो वो और ज्यादा तोड़ देती हैं। अगर कभी ये राज बाहर आया जिसको आपने छुपाया है तो हमसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी, शायद पछतावा भी होगा। क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगी माँ? हीर की बात से अनीता जी के दिल में एक टीस सी उठी थी, लेकिन अनीता जी खुद को नॉर्मल करके बोली, देखो हीर, इस बात को जहाँ थी यही रहने दो, मैं नहीं चाहती आगे जाके इस बात का असर देव पे पड़े। हीर अनीता जी की बात पे मासूमियत से बोली, कौन बताएगा उसको? मैं या आप? कोई नहीं ना, आज एक बेटी बहू या जो आप चाहे वही समझ के मुझे बता दीजिए माँ, प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। हीर को विनती करते देख सरला जी जल्दी से उसका हाथ पकड़ के बोली, बस करो बेटा, ये क्या कर रही हो? ठीक है बताती हूँ। अनीता जी ने इतना कह के हीर को देखा और अपनी बात कहनी शुरू करी।
फ्लैशबैक में और देव के पापा दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। हम दोनों ही बैकग्राउंड से बहुत मजबूत थे। उस टाइम भी मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, जबकि देव के पापा का बिजनेस इतना खास नहीं था। बस वो मेरे पापा के नीचे काम करते थे। लेकिन मैं कॉलेज के दिनों में देव के पापा पे अपना दिल हार बैठी थी, और मुझे ये नहीं पता था देव के पापा के ख्याल मेरे बारे में क्या थे, लेकिन फिर भी उस वक्त इश्क का भूत मेरे सर चढ़कर बोल रहा था। मैंने अपने दिल को काबू में करा और अपने पापा से सब बताया। इकलौती होने की वजह से मेरी कोई भी बात नहीं टालता था, और यही पापा की कमजोरी थी, इसलिए मेरी ये शर्त भी मान ली गई। जबकि इस शादी से कोई खुश नहीं था, यहाँ तक कि मेरे पापा भी नहीं, क्योंकि वो एक अच्छे दिल के इंसान थे और मैं इकलौती बेटी थी जिसने पहली बार कुछ मांगा था। इसलिए पापा ने मेरी ख्वाहिश रद्द नहीं करी। और फिर ये बात देव के पापा को भी बताई गई। देव के पापा तो अच्छे इंसान थे, लेकिन उसकी माँ थोड़ी लालची किस्म की थी, इसलिए सच्चाई ना बता के इस रिश्ते को मंजूरी मिल गई। देव के पापा ने पहले ही दिन एक बात बोली थी, उन्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं और वो किसी और से प्यार करते हैं। लेकिन ये बात मुझे नहीं बताई गई और ना ही मेरे पापा को बताया। और फिर वो दिन भी आ गया जब मैं अनीता सिंघानिया बन के इस घर में आ गई। मुझे आने के बाद पता चला आखिर देव के पापा क्यों मुझे वक्र नहीं देते। मैंने एक दिन अचानक ही उनके वॉलेट में एक तस्वीर देखी, जो कि उस लड़की थी जो मेरा घर तोड़ने में लगी हुई थी। शादी के बाद देव के पापा ने उस लड़की को पर्सनली समझाया, सब बताया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उसको किसी भी हालत में देव के पापा ही चाहिए थे। मैंने जब वो तस्वीर देखी, मेरा दिल टुकड़ों में बंट गया और मैं बुरी तरह टूट गई, क्योंकि मैंने दिल से मोहब्बत की थी और वो टूटने वाली थी। मैं उस दिन अपना सामान पैक करके जाने वाली थी। वो शाम का वक्त था, मैं अपने घर के लिए निकल रही थी जब मुझे किसी आदमी के लड़ने की आवाज आई। आदमी की आवाज तो मैं अच्छे से जानती थी। आदमी देव के पापा थे, और जो फोन पे थी वो शायद वही थी जिसने मेरी जिंदगी में आग लगाई हुई थी। ना जाने मेरे दिल में क्या आया और मैं धड़कते दिल के साथ उनकी बातें सुनने लगी। और फिर मुझे पता चला वो औरत जबरदस्ती देव के पापा के पीछे थी। अगर उन्होंने उससे शादी नहीं करी तो वो मुझे सब बता देगी। जब मुझे लगा देव के पापा उस औरत से बिल्कुल प्यार नहीं करते, तब मैं बीच में बोली और मैंने उसको खरी खोटी सुना के फोन रख दिया। उसके बाद हमारी जिंदगी खुशहाल हो गई। ना टेंशन ना फिक्र, कुछ नहीं। मेरे पैर सिंघानिया हाउस में ऐसे पड़े। इनकी तरक्की दिन पे दिन बढ़ती गई और जल्द ही इनका बिजनेस टॉप पे आने लगा। इस बीच हमारी जिंदगी में हमारा देव आया। वक्त गुजरता गया और मैं एक बार फिर से माँ बनी। लेकिन एक दिन जिस गाड़ी से मैं जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया और मैंने अपने बच्चे को खो दिया। देव के पापा किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर थे, इसलिए मैंने अकेली ने सब संभाला। लेकिन जब उन्होंने सुना वो उस दिन ही वापस आ गए। हमने उस दिन अपना बच्चा खोया और उसके बाद में कभी माँ नहीं बन पाई, क्योंकि उस एक्सीडेंट से मेरी बॉडी के कुछ अंदरूनी पार्ट डैमेज हो गए। अचानक ही हमारा परिवार दुख में आ गया। लेकिन फिर मैंने सब संभाला और देव के पापा को फिर से सपोर्ट करा। उसके कुछ दिन बाद मुझे पता चला मेरा एक्सीडेंट हुआ नहीं था, कराया गया, और वो भी उस औरत ने जो देव के पापा से शादी करना चाहती थी। उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा और अपने ससुर को भी बात बढ़ाने को मना कर दिया, क्योंकि जिस दिन ये सच्चाई आई उस दिन ही उस औरत की शादी थी और मैं खुश थी वो हमारी जिंदगी से जाने वाली है। उसके बाद वो औरत मुझे कभी दिखाई नहीं दी और ये राज मेरे और मेरे ससुर के बीच ही रह गया। वो तो ये राज दिल में लेके चले गए, लेकिन आज मैंने तुमसे ये राज खोल दिया। उस दिन के बाद से मैं और देव के पापा अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। फिर अचानक देव को एक लड़की पसंद आई जिसका जिक्र उसने मुझसे किया। मैंने जब तुम्हें देखा मुझे भी तुम पसंद आई, लेकिन फिर जब मैंने तुम्हारी फैमिली को देखा, तुम्हारी चाची
को देखा तब मेरे दिल में बरसों पुराना जख्म हरा हो गया। मैं उस वक्त ही रिश्ते को इनकार कर देती, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी मासूम सी शक्ल नजर आई और मैं समझ गई ये औरत और इसकी बेटी फिर से वही कहानी की दोहराने की कोशिश कर रही हैं। तुम्हारा उदास चेहरा देख के समझ आया वो औरत तुमसे खुश नहीं है, और फिर मैंने सब छोड़ के तुम्हें अपनी बहू बनाने का फैसला किया। जब देव और तुम्हारी गलतफहमी से ये रिश्ता भी टूटने को हुआ, मैंने उसको संभालने में पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि मैं तुम्हें उस औरत के हाथों सौंपना नहीं चाहती थी। और फिर भगवान ने भी वही किया जो मैंने सोचा था। तुम मेरे देव की बहू बन के इस घर में आ गई। फ्लैशबैक एंड सब सुन के हीर सदमे में थी, लेकिन हीर फिर से कांपते होंठों से बोली, पर वो औरत और चाची का यहाँ आना ये तो अभी भी नहीं पता चला। हीर की बात पे अनीता जी गहरी सांस लेके बोली, वो औरत और कोई नहीं तुम्हारी चाची है। और तुम्हारी चाची देव के पापा को पहचानती है, लेकिन मुझे नहीं पहचानती, क्योंकि जब मेरा दूसरा बेटा मरा तब मेरे ससुर ने ये न्यूज़ फैलवा दी। मेरी याददाश्त चली गई, जिससे मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए मैं किसी को पहचान नहीं सकती जो मेरे से बहुत बार मिले हैं। सिर्फ उनके चेहरे मुझे याद हैं। और ये खबर तब तुम्हारी चाची ने भी सुनी, इसलिए वो मेरे शहर में रहती रही। लेकिन जब उसने मुझे बरसों बाद देखा तब वो एकदम मुझे पहचान नहीं पाई। लेकिन देव के पापा को देख के अगर पहचान भी गई हो तो उसको लगता है मुझे कुछ याद नहीं। और रही बात उसको यहाँ लाने की, तो वो मैं तुम्हारी वजह से लाई हूँ, ताकि दूर रह के तुम्हें उससे कोई नुकसान ना हो। बस अब और कुछ नहीं है, जो था सब तुम्हें बता दिया। हीर अनीता जी ने अपनी बात खत्म करी ही थी जब पीछे से एक आवाज गूंजी, और कितने राज हैं जो आज तक छिपाए हैं।